हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम लोग हमारे फिजिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन, इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा ये फोर्स वाला पार्ट। तो लास्ट लेक्चर में हमने मोशन पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किया था और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका फोर्स वाला पोर्शन। क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि फोर्स किसको बोलते हैं, व्हाट इज फोर्स, राइट। तो आपने देखा होगा, अगर मैं न्यूटन्स लॉज में जाऊंगा तो और डिटेल में फोर्स को डिस्कस करने वाला हूं। तो लेकिन अगर मैं फोर्स को ओवरऑल समझाऊं तो फोर्स क्या होता है, मान के चलो कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है, यहाँ पे मान के चलते है कि कोई एक बॉडी है जो कि रेस्ट पे है, राइट। तो अगर इसको रेस्ट वाले पोजीशन से इसको अगर हमें हटाना है, इसको अगर हमें मोशन करवाना है, इसका अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट करवाना है तो इसके ऊपर मुझे लगाना पड़ेगा फोर्स, राइट। या फिर अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है किसी एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव करने का मतलब क्या हुआ कि ये एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हुए आगे जा रहा है, इसके डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है और इसका जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, मतलब कि इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन वाला कॉन्सेप्ट हमने मोशन वाले पोर्शन में कवर कर लिया था कि व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में याद रखना है कि अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है किसी एक स्ट्रेट लाइन में, तब हम लोग बोलेंगे कि बॉडी क्या है, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। तो अगर उस बॉडी के वेलोसिटी को भी अगर हमें चेंज करना है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फोर्स, राइट। तो कोई बॉडी अगर रेस्ट वाले पोजीशन पे है तो उसको रेस्ट वाले पोजीशन से हटाने के लिए हमें फोर्स देना पड़ेगा, या फिर कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके वेलोसिटी को चेंज करने के लिए भी अभी हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, राइट। या फिर मान के चलते कोई एक बॉडी है, राइट, इस बॉडी के साइज को या शेप को चेंज करने के लिए भी हमें क्या देना पड़ेगा, हमें यहाँ पे फोर्स देना पड़ेगा। तो फोर्स क्या है? फोर्स एक फिजिकल कॉज है, राइट, जो किसी बॉडी के स्टेट को चेंज करता है। वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो सकता है या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, राइट। और इसी तरह से अगर हम लोग और इसको डिटेल्स में जाए तो फोर्स एक फिजिकल कॉज है जो किसी बॉडी के साइज एंड शेप को भी चेंज कर सकता है। सो ओवरऑल फोर्स इज अ फिजिकल कॉज विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी और द साइज एंड द शेप ऑफ द बॉडी। क्लियर यहां तक? तो फोर्स क्या हो गया? फोर्स एक फिजिकल कॉज हो गया। अब इस फोर्स का इफेक्ट क्या होता है और फोर्स का कॉज क्या होता है? तो फोर्स का कॉज के बारे में अगर मैं बात करूं, सो कॉज ऑफ द फोर्स इज ड्यू टू द म्यूचुअल इंटरैक्शन, दिस इज ड्यू टू द म्यूचुअल इंटरैक्शन बिटवीन द बॉडीज, राइट। तो फोर्स का कॉज क्या है? तो ये फोर्स आता कहाँ से है? फोर्स का कॉज क्या है? तो फोर्स आता है बॉडी के म्यूचुअल इंटरैक्शन से। अगर कोई दो बॉडी आपस में इंटरैक्ट कर रहा है ना, तब आपका ये फोर्स वाला कॉन्सेप्ट फिर वहां पे आने वाला है। क्लियर? तो कॉज ऑफ फोर्स अगर पूछा जाए तो कॉज ऑफ फोर्स क्या होता है? तो कॉज ऑफ फोर्स है म्यूचुअल इंटरैक्शन बिटवीन द बॉडीज, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम लोग मूव करें तो इस फोर्स का इफेक्ट क्या होता है? जैसे कि मैंने फोर्स के डेफिनेशन में यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स का क्या क्या कैपेबिलिटी है। तो फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पे हो, जो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। तो वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी विच इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये किसी बॉडी के मूविंग बॉडी के स्पीड को भी चेंज कर सकता है। अगर कोई बॉडी मान के चलो कि यूनिफॉर्म स्पीड से किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ना, तो उसके स्पीड को चेंज करने के लिए हमें वहां पे फोर्स लगाना पड़ेगा। सो इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। अगर मान के चलो कोई बॉडी अगर राइट की तरफ मूव कर रहा है, अगर इसके डायरेक्शन को हमें चेंज करना है, सो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करके इसका डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, राइट। एंड द लास्ट इज इट कैन चेंज द साइज एंड द शेप ऑफ द बॉडी। तो अगर इफेक्ट ऑफ फोर्स पूछा जाए तो क्या क्या होगा? ये स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकता है, ये किसी बॉडी को जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है किसी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, उसके वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, ये किसी बॉडी के मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, और ये बॉडी के साइज और शेप को भी चेंज कर सकता है।
क्लियर है? अब देखो, अब नेचर में ना हमारे पास दो तरह का फोर्स एग्जिस्ट करता है। एक होता है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्सेस और एक होता है हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स कहाँ पे आएगा? जब दो कॉन्टैक्ट के बीच में कोई फोर्स लग रहा होगा ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, हम लोग जो मस्क्यूलर फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे, किसी बॉडी को अगर हम लोग पुल किया या पुश किया, तो ये क्या हो गया? ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। हमें कॉन्टैक्ट लगा के बॉडी को पुश करना पड़ा या पुल करना पड़ा। तो सबसे पहला जो कॉन्टैक्ट फोर्स अगर मैं लिखूं, सो दैट इज मस्क्यूलर फोर्स। मस्क्यूलर फोर्स, ये मस्क्यूलर फोर्स क्या क्या होता है? अगर मैं मस्क्यूलर फोर्स के एग्जांपल दे दूं, तो किसी बॉडी को पुश करना या उसको पुल करना, ये सारा क्या है? ये सारा आपका मस्क्यूलर फोर्सेस का एग्जांपल है। और अगर मैं कॉन्टैक्ट फोर्स समझाऊं यहाँ पे, सो नेक्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स इज योर फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, अब ये फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे एक्ट होता है और फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाने वाला हूँ। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नेक्स्ट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये नॉर्मल रिएक्शन भी आगे हम लोग समझने वाले हैं। नेक्स्ट इज टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स हमारा स्ट्रिंग में एक्ट होगा, टेंशन फोर्स। और यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग और द स्प्रिंग फोर्स, इसको मैं सेम कैटेगरी में रखता हूँ। और द स्प्रिंग फोर्स, ये भी क्या है? ये भी आपका एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, सो दैट विल बी योर एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस, जिस तरह से अभी हम लोग फ्रिक्शन को डिफाइन किए ना, उस तरह से हम लोग एयर रेजिस्टेंस को भी डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट इज विस्कस फोर्स। नेक्स्ट इज विस्कस फोर्स। और इसके बाद अगर कोई कॉन्टैक्ट फोर्स अगर दिमाग में आ रहा हो आपके, तो वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। अगर मैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में जाऊँ, सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहला फोर्स आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? आपका एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फोर्स। देन इट इज मैग्नेटिक फोर्स। और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स। राइट? तो ये सारा क्या है? ये सारा आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, जहां पे बॉडी के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है बट देयर इज एक्टिंग सम फोर्स। राइट? और वहीं पे अगर मैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में बात करूं, तो बॉडी के बीच में, ठीक है, बॉडी के बीच में या बॉडी का सराउंडिंग के साथ कॉन्टैक्ट होगा, सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट होगा, तब उस वक्त जो फोर्स लगेगा वो होगा आपका कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो अब हम लोग ना एक एक करके इन फोर्सेस को पहले एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि ये फोर्सेस कहाँ पे एक्ट होता है और किस तरह से एक्ट होता है। तो सबसे पहला फोर्स क्या था आपका? सबसे पहला फोर्स था आपका मस्क्यूलर फोर्स। राइट? ये था आपका सबसे पहला फोर्स। तो मस्क्यूलर फोर्स का जैसा कि मैंने बताया कि आप अपने मसल्स द्वारा अगर कहीं पे फोर्स लगा रहे हो, आपके मसल्स द्वारा अगर कहीं पे फोर्स लग रहा है, सो दैट इज अ मस्क्यूलर फोर्स। राइट? और वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। राइट? किसी बॉडी को पुल करने के लिए या पुश करने के लिए आपको बॉडी को टच करना पड़ेगा। तो अपने मसल्स द्वारा लगाए गए फोर्स को हम लोग बोलते हैं मस्क्यूलर फोर्स। नेक्स्ट फोर्स क्या था हमारा? नेक्स्ट फोर्स था हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। अब इस फ्रिक्शन फोर्स को अगर मैं सही से एक्सप्लेन करूं, तो ध्यान से देखना, ये फ्रिक्शन क्या करता है ना कि रिलेटिव मोशन को रोकता है। किसी भी दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन को रोकेगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे कोई एक सरफेस अगर मैं अज्यूम कर लूँ, ठीक है, ये कोई सरफेस अगर मैं अज्यूम कर लिया और इस सरफेस के ऊपर अगर मैं यहाँ पे बॉडी रख दूँ, सपोज दिस इज अ बॉडी विच इज केप्ट ऑन द सरफेस, और इस बॉडी के राइट डायरेक्शन में अगर मैं इसको मूव करवाना चाहूँ, तब ये सरफेस क्या करेगा? इसके लेफ्ट डायरेक्शन के तरफ एक फोर्स लगाएगा, राइट, ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी, जिसको हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्सेस। राइट? और ये फ्रिक्शन फोर्स आता कहाँ से है? तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना, ये बॉडी के या फिर सरफेस के अनइवन होने की वजह से या फिर सरफेस के रफ होने की वजह से ये आता है। तो अगर मान के चलो कि जो कांटेक्ट, दोनों के बीच में जो कांटेक्ट है ना, वो अगर रफ है, ठीक है, वो अगर स्मूथ नहीं है, तब आपका फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होने वाला है। और फ्रिक्शन फोर्स याद रखना, ये क्या करता है? ये अपोज करता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि ये अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। ये अपोज करेगा रिलेटिव मोशन को, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्ट नहीं होता है, ठीक है। ध्यान से इसको नोट करना,
फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट टू द मोशन एक्ट नहीं होगा। अगर मैं एग्जांपल लेके समझाऊं, मान के चलो मैं सेम एग्जांपल लिया और इस एग्जांपल में अगर मैं इसके ऊपर एक और बॉडी रख देता हूं, मान के चलो यहाँ पे मैंने ऊपर में एक और बॉडी रख दिया और ऐसा सोचो कि ये दोनों बॉडी साथ में राइट की तरफ मूव कर रहा है, ये दो बॉडी साथ में राइट की तरफ अगर मूव कर रहा होगा, तब इस ऊपर वाले बॉडी के बारे में सोचना। ऊपर वाले बॉडी पे कोई आप एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो। ये बॉडी राइट की तरफ मूव क्यों कर रहा है? क्योंकि नीचे वाला जो बॉडी है ना, ये ऊपर वाले पे राइट की तरफ एक फोर्स लगा रहा है एंड दैट इज योर फ्रिक्शनल फोर्स। राइट, नीचे वाला बॉडी ऊपर वाले बॉडी की राइट के डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है, दैट इज नथिंग बट योर फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो देखो, ये ऊपर वाला बॉडी फ्रिक्शन की वजह से राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो जिधर फ्रिक्शन लग रहा है बॉडी उधर ही मूव कर रहा है। तो ओवरऑल हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शन क्या करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ऐसा मत बोलना कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट फोर्स क्या था हमारा? नेक्स्ट फोर्स था हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है? ध्यान से देखना, ये अगेन हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन के थर्ड लॉ पे। तो अगर कोई सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर अगर मैं कोई बॉडी यहाँ पे रखता हूँ, सो बॉडी के वेट की वजह से ये बॉडी नीचे लगा रहा है एक फोर्स ऑन द सरफेस, और सरफेस क्या करेगा? एक नॉर्मल, मतलब कि सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स अप्लाई करेगा बॉडी के ऊपर, इसके ठीक ऊपर वाले डायरेक्शन पे, जिसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये फोर्स क्या है? ये फोर्स एक रिएक्शनल फोर्स है। किसी एक्शन की वजह से कोई एक रिएक्शनल फोर्स डेवलप हुआ है जो कि कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर लग रहा है। जो सरफेस है ना, जो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है उसके ठीक परपेंडिकुलर ये एक्ट हो रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्लियर है? बताओ। चलो, नेक्स्ट फोर्स क्या होता है हमारे पास? नेक्स्ट फोर्स था हमारे पास टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स। अब मान के चलो, टेंशन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? अगर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लेता हूँ, सपोज ये आपके पास एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग को, या फिर मान के चलो कि एक रोप है, अगर आप रोप को राइट डायरेक्शन में खींच रहे हो, मान लो कि इस रोप को आप एक एफर्ट लगा के राइट की तरफ खींच रहे हो, तो रोप के अंदर एक फोर्स डेवलप होगा जिसको हम लोग बोलते हैं टेंशन फोर्स, और जिसको हम लोग टी से डिनोट करेंगे। तो आप जितना फोर्स अप्लाई करोगे रोप के ऊपर, रोप भी उतना ही फोर्स का एक रिएक्शनल फोर्स डेवलप करेगा अपने अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंशन फोर्स। सिमिलर एग्जांपल आपके स्प्रिंग में भी होता है कि एक स्प्रिंग अगर मैं यहाँ पे अज्यूम कर लूँ, जिस तरह से मैंने यहाँ पे रोप अज्यूम किया है, अगर मैं वहीं पे एक स्प्रिंग अज्यूम कर लूँ, तो स्प्रिंग के ऊपर आप फोर्स अगर लगा रहे हो राइट डायरेक्शन में, तो स्प्रिंग के बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर आप उसको इलोंगेट कर रहे हो, सो वो अपने इलोंगेशन को बचाने के लिए या फिर अपने इलोंगेशन को रिस्टोर करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स। राइट, तो जिस तरह से यहाँ पे टेंशन फोर्स एक्ट हो रहा है, सिमिलर वे में यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स भी एक्ट होगा। इस बॉडी का, स्प्रिंग का जितना एक्सटेंशन होगा, फोर्स उतना ज़्यादा होने वाला है। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग क्या पढ़ लिए? इस तरह से हम लोग पढ़ लिए हमारा टेंशन फोर्स क्या होता है और हमारा स्प्रिंग फोर्स क्या होता है। नेक्स्ट जो कॉन्टैक्ट फोर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट कॉन्टैक्ट फोर्स इज योर एयर रेजिस्टेंस। राइट, यहाँ पे देखना, नेक्स्ट हमने क्या लिखा है? एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस कहाँ पे एक्ट होगा? एयर रेजिस्टेंस हमारा एक्ट हो जाएगा, एयर रेजिस्टेंस अगर मैं बोलूं, मान के चलो कि आपने यहाँ पे कोई बॉडी को फेंका है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर क्या करेगा? उसके ऊपर की तरफ, एटमॉस्फेयर के लेयर की वजह से बॉडी के ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, दैट वी आर कॉलिंग द एयर रेजिस्टेंस फोर्स। राइट, तो कोई भी मान के चलो, अगर मैं यहाँ पे एक फर ले लूँ, फर मतलब समझ में आ रहा होगा, विंग ले लूँ, ठीक है, एक यहाँ पे पंख ले लूँ, चिड़िया का कोई पंख ले लेता हूँ। सो ये पंख जब नीचे गिर रहा होगा ना, तो ये कुछ इस तरह से ऑसिलेट करते हुए नीचे गिरेगा और डायरेक्टली नीचे नहीं गिरेगा, वो हवा में लहराते हुए नीचे गिरने वाला है। तो उसका हवा में लहराना, ठीक है, वो किसकी वजह से हो रहा है? वो एयर के रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर है, एयर प्रेजेंट है, एयर उसके मोशन के ऑपोजिट एक फोर्स लगा रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एयर रेजिस्टेंस। क्लियर? चलो, इसी तरह से अगर मैं लिक्विड का लेयर्स लेता हूँ, सो लिक्विड के लेयर्स के वजह से
एक फोर्स लगता है, जिस तरह से यहाँ पे सॉलिड बॉडीज के कॉन्टैक्ट के बीच में एक फोर्स लग रहा है ना, उसी तरह से लिक्विड बॉडी के या फिर लिक्विड के कॉन्टैक्ट के बीच में एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? बिटवीन द layers of the liquid, between the layers of the liquid। क्लियर? तो लिक्विड के लेयर्स के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा फोर्स होगा? दैट विल बी योर विस्कस फोर्स। क्लियर? तो इतना सारा कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमने पढ़ लिया है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, फर्स्ट एग्जांपल क्या था? फर्स्ट एग्जांपल था ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्स्ट एग्जाम्पल था ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर मैं यहाँ पे दो बॉडी लेता हूँ, सपोज एक बॉडी मैंने ले लिया जिसका मास मैं ले लेता हूँ m1, दूसरा बॉडी मैं ले लिया जिसका मास मैं ले लिया सपोज m2, दोनों बॉडी के बीच का सम डिस्टेंस सपोज ले लिया मैंने r। तो दोनों बॉडी एक दूसरे की तरफ एक फोर्स फील करने वाला है। एक दूसरे की तरफ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ बॉडी 1, इसको बोलता हूँ बॉडी 2, सो दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इसको हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो मैग्नीट्यूड वाइज, अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज बोलूँ तो ये दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ना, ये सेम होने वाला है, ये इक्वल होने वाला है। लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन होगा, बॉडी 1 की तरफ फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द राइट, बॉडी 2 की तरफ फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट। दोनों का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। और ये फोर्स किस नेचर का है? ये फोर्स आपका अट्रैक्टिव नेचर का होने वाला है। सो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सो मैग्नीट्यूड विल बी कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, राइट। तो देखना, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में ना एक रिजल्ट हमें एनालाइज करना है। वो रिजल्ट ये है कि अगर मैं दोनों के बीच के कॉन्टैक्ट को इंक्रीज करूंगा ना, तो फोर्स का वैल्यू ऑटोमेटिकली आपका डिक्रीज होने वाला है। ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अगर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में दोनों के बीच का गैपिंग अगर मैं बढ़ाता हूँ, सो ऑटोमेटिकली हमारा फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और याद रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा वो किसी दो चार्ज बॉडी के बीच में लगेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज बॉडी है, ये दूसरा चार्ज बॉडी है, इसका चार्ज में ले लिया Q1, इसका चार्ज में ले लिया Q2, दिस इज योर बॉडी 1, दिस इज बॉडी 2, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मैं ले लेता हूँ R, तो इन दोनों बॉडी के बीच में एक फोर्स लगने वाला है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ना, ये अट्रैक्टिव नेचर का भी होगा या रिपल्सिव नेचर का भी होगा। अगर दोनों लाइक चार्जेस है, मतलब कि अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, तब क्या होगा? तब रिपल्सिव फोर्स लगने वाला है। अगर दोनों नेगेटिव है, तब भी क्या होगा? तब भी आपका रिपल्सिव फोर्स लगने वाला है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तब क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट होने वाला है। या फिर मान के चलो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तब भी क्या होगा? तब भी आपका अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे एक्ट होने वाला है। क्लियर? तो अगर बॉडी में लाइक चार्जेस है, सिमिलर चार्जेस है, तब रिपल्सिव फोर्स होगा, और अगर अनलाइक चार्जेस है, तब क्या होगा? तब आपका जो फोर्स होगा दैट विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर। क्लियर? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी अगर हम यहाँ पे दिखाना हो F, सो दैट विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इस केस में भी आप लोग एनालाइज करोगे कि डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होने वाला है। नेक्स्ट जो फोर्स हम लोग लिखते हैं, दैट फोर्स इज योर मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेट के केस में भी एज यू नो कि मैग्नेट में भी सपोज अगर मैं यहाँ पे बार मैग्नेट का एग्जांपल लेता हूँ, सो मैग्नेट में भी हमारे पास दो पोल होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो अगर मैं दो नॉर्थ पोल को करीब में रखता हूँ, फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव नेचर का। और अगर मैं दो ऑपोजिट पोल को, एक का नॉर्थ दूसरे के साउथ के साथ रखता हूँ, सो फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव नेचर का। तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या है? मैग्नेटिक फोर्स भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, जहाँ पे ये कहाँ पे एक्ट होता है? ये दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में एक्ट होगा। क्लियर? चलो, द लास्ट जो हमने कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ा है, दैट इज योर न्यूक्लियर फोर्स। दैट इज योर न्यूक्लियर फोर्स। अभी न्यूक्लियर फोर्स एक्ट कहाँ पे होता है? जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ न्यूक्लियस ऑफ एटम, न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और ये इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए रहता है। सो न्यूक्लियस में प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रेजेंट है। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल्स प्रेजेंट है। लेकिन इन
पॉजिटिव पार्टिकल्स को बांध के रखने के लिए ना न्यूक्लियस में एक फोर्स एक्ट होता है, दैट इज ऑल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन को बांध के रखने के लिए एक फोर्स एक्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ हमने क्या खत्म कर लिया, यहाँ हमने खत्म कर लिया कि फोर्स किसको बोलते हैं, फोर्स का कॉज क्या है, फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, और टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या है, जो कि है कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट, और सारे कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया है। सो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।